अभी हम स्पन्ना स्फूर्ति लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक एनबीएफसी कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। अभी देखना, ध्यान से समझना, आपको मार्केट में ये चीज हमेशा सुनाई जाती रही है और जो आपके दिमाग में बस गया होगा कि यू हैव टू बाय अ गुड बिजनेस, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है ना कि आप ज्यादा पैसा तब बनाते हो ना जब एक कचड़ा कंपनी, क्या मैंने बोला, कचड़ा कंपनी मतलब पुअर कंपनी, जब वो ट्रांजिशन करती है फ्रॉम अ कचड़ा कंपनी टू अ मीडियोकर कंपनी और फिर वो एक ग्रेट कंपनी बनती है। मैंने जो भी वीडियो में बनाता हूं ना, जाके देख लेना, उसमें से 80% कंपनी वैसी ही रहती है ना जो कभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं रहती हैं, वो हमेशा टर्न अराउंड करती हैं। जैसे इसएफ बैंक, जेएनके देख लो, फिर रेन इंडस्ट्रीज देखो, सम्मान कैपिटल देखो, यस बैंक देखो, सारी आप जाके चेक कर लेना। इवन मुझे एक बंदे ने टेक्स्ट करा था, मैंने 17 अप्रैल या 16 अप्रैल को टाइमेक्स ग्रुप, आपको नाम पता होगा, उस पर बनाया था कि वहां पे एक टर्न अराउंड हो रहा है। टर्न अराउंड से अभी तक 90-95% का अपसाइड आ चुका है। तो ये मेरा स्टाइल है। मेरा मानना है ना कि जब कंपनी का बुरा टाइम हो ना, तो आप बिजनेस को ट्रैक करो और टेक्निकल्स को ट्रैक करो। तो वहां से जो आप विदाउट नॉइस, जब लोगों को फियर रहता है ना, तब आप जब एंटर करते हो ना, तो जो रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो भी प्रीटी रहता है और आपका गेन भी मैसिव होता है, ठीक है। ये हो गई सारी बातें। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे। सबसे पहले ये स्पन्ना स्फूर्ति का ना ईयरली चार्ट है। क्या है? ईयरली चार्ट, ध्यान से समझना। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में। यहां पे कंपनी का आरओई था 29। कितना था रिटर्न ऑन इक्विटी? 29। इस साल मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का आरओई कितना था? -29। मगर आप अगर एक लाइन करो, ठीक है, 0 to 29, तो एकदम मतलब 180 डिग्री घूम गया है, ऐसा है। अभी हम समझते हैं ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस का काम करती है और माइक्रो फाइनेंस को अगर सेक्टर को आप ट्रैक कर रहे हो ना, आपके पास कोई भी कंपनी, आपके पास मुथूट माइक्रोफिन हो, आपके पास स्पन्ना हो, आपके पास फ्यूजन हो, आपके पास सैटिन हो या क्रेडिट स्विस हो, आपको ना टेक्निकल फंडामेंटल के अलावा भी ना कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, जो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, अभी के सिनेरियो में आपको ध्यान रखना है कि जियो पॉलिटिक्स कैसा है। ये पार्ट एंड पार्शल है, ठीक है। इसका रीजन क्या है ना कि ये जो हमारा जिनको फंडिंग करते हैं ना, वो हमारे भाई बहन एकदम जो पैरामिड है ना उसके बेस पे है। मतलब ये वो गरीब लोग हैं ना जो एस्पायर कर रहे हैं टू कम इन द मिडिल क्लास, ठीक है। मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ। अभी जब भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा ना, कोई भी क्राइसिस आएगी ना, तो सबसे पहले ये वाला जो बेस होता है ना वो इंपैक्ट करता है। हम आप लोग जो मिडिल क्लास या अपर क्लास में जो भी रहते हैं ना, हम थोड़ी देर के लिए उसको अब्जॉर्व कर सकते हैं। अभी देखो क्या क्या हो सकता है। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ये हमारा कंट्री क्या है, हमारा कंट्री एग्रीकल्चर पे आज भी बहुत डिपेंडेंट है। अभी एग्रीकल्चर में यूरिया का यूज होता है। यूरिया इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड। क्रूड किधर से आता है? वहां से। तो आपको पता, इफ यू डोंट नो, तो यूरिया भी हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे यहाँ उसका मैक्सिमम इंपोर्ट होता है फ्रॉम द गल्फ स्टेट। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। प्लस एल नीनो है, तो एल नीनो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बस बता दिया है। अभी देखो, ये है हमारा ईयरली चार्ट। अभी इस कंपनी ने ना अपने इन्वेस्टर को बहुत पैसा कमा के भी दिया और बहुत पैसा गवा के भी दिया है। अभी देखो, ये कंपनी लिस्ट करती है यहां से और पहले साल ही गेन होने, मतलब 100% का रिटर्न दिया इसने पहले, ठीक है। फिर ये कंपनी कोविड के समय गिरती है कितना? 80% फ्रॉम द टॉप। उसके बाद फिर ये अपने लो से 326% ऊपर जाती है और फिर आप देखो ये अपने टॉप से अप्रॉक्स 84% नीचे जाती है। कितना? 5-6 साल में। मतलब ऐसा हिचकोले मारा इस कंपनी ने। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना कि अगर आपको माइक्रो फाइनेंस कोई भी कंपनी आप ट्रैक कर रहे हो ना, आप कभी लॉन्ग टर्म में मत जाना। मैं सिंपली बता रहा हूं, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसका लॉन्ग टर्म का विजन रहता है, नेवर एवर वेंचर इन आउट इन द माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस। आप जो प्रीमियम एनबीएफसी कंपनी है ना या एचएफसी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसमें आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल तक की ट्रेडिंग करती हो, जिसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको बनता है। अभी मुझे ये स्टॉक क्यों इंटरेस्टिंग लगा? आपको ईयरली चार्ट में कोई भी ऐसा दिख रहा है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन कि कुछ सही हो रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है ईयरली में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मंथली चार्ट में जाते हैं। मंथली चार्ट में ना ये हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया और एक यहां पे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल को आप ध्यान से देखना, इस कैंडल को, ये कैंडल है ना इनडिसीजन दिखा रहा है। दो ये बुलिश है बट ये इनडिसीजन दिखा रहा है, क्योंकि इसका बॉडी है और इसका हाई और लो ना ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये कब बना था? ये बना था अप्रैल 2025 का। ये मंथली बार है, मतलब मई जून जुलाई, मतलब अप्रॉक्स 16-17 महीने से प्राइस ने बस इसी कैंडल के अंदर सारा का सारा मूवमेंट दिया है। क्यों दिया है?
एक इतना फॉल होने के बाद, ठीक है ना। और अगर आप देखो ना तो ये है आपका अप्रैल 25, तब भी कंपनी लॉस कर रही थी, बट कंपनी जो मार्केट को लगा कि अब चलो बैटकम हो गया है, जितना भी होना था खराब चीजें वो हो चुकी हैं। उसके बाद ये लगातार यहाँ पे बेस बनाया जा रहा है। ये बेस है, इसका ऊपर वाला बेस है आपको यहाँ पे 330 के आसपास, 335, मोर प्रिसाइसली 340 के आसपास, और जो नीचे वाला बेस है वो है 179 टू 180 का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अभी क्या मंथली चार्ट में बेस बनने के अलावा और भी कुछ चीजें आपको दिख रही हैं जो पॉजिटिव हैं? हाँ, ध्यान से देखो। एक यहां भी लगा देता हूं मैं। यहां पे क्यों लगाया मैंने, यहां पे लाइन क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जो मार्च 26 का मंथली कैंडल है ना, वो एक गैप डाउन से स्टार्ट हुआ था। तो चूंकि गैप डाउन से हुआ तो यहां पे एक रेसिस्टेंस होगा, ठीक। यहां पे इस रेंज के अलावा और कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते हैं। बस हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि एक बेस बन रहा है, ठीक है। देखो यार, मैं जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मैं आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं तो सोचता हूं। अभी हम आते हैं यहां पे, हमने जो मंथली बेस है ना उसको इंटैक्ट रखा है, बस मैंने उन दोनों रेंज को हटाया नहीं है। अभी ध्यान से देखना, ये और ये, ठीक है। और यहां पे देखना, पहले बार जो स्विंग लो बना है ना 4 मई वाला ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वो अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर बना है। आपको इससे पहले ये स्टॉक फॉल करना शुरू करा यहां से फ्रॉम 8 जनवरी 2024। 8 जनवरी 2024 से लेके 4 मई से पहले आपको एक पॉइंट ऐसा नहीं दिखेगा ना जहां पे जो अभी वाला स्विंग हाई है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। वीकली चार्ट में आप जाके देखो, कहीं दिख रहा है? यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल इंस्टेंस वेयर अ स्विंग हाई हैज क्लोज अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रेजुअली स्लोली एक बॉटम बन रहा है। समझा? ठीक। फिर देखो ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्विंग लो। वीकली चार्ट पे ये जो स्विंग लो बना, इस स्विंग लो से ऊपर है, और फिर ये जो स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, ठीक है, ये वाला देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। समझ रहे? तो ये पहला इंडिकेशन है ऑन द वीकली चार्ट टाइम फ्रेम कि एक बॉटम फॉर्मेशन ना बन रहा है, ठीक है। ये मेरा हाइपोथेसिस था, जिससे मुझे लग रहा है कि यहां पे एक टर्न अराउंड प्ले किया जा सकता है। अभी हम इन सारे चीजों को हटा के जो ड्राइंग करी थी, अब हम आते हैं सिंपल सुपर ट्रेंड पे। देखो, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीआर एंड द मल्टीप्लायर। होप यू नो अबाउट इट। सुपर ट्रेंड इससे पहले कब तक पॉजिटिव था? ये पॉजिटिव था 19 फेब 2024 तक, एग्जैक्टली उसी समय जहां पे ये ब्रेकडाउन आया है। सो सुपर ट्रेंड हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। इफ अगर आप सुपर ट्रेंड का यहाँ पे यूज करने जा रहे हो, आई विल एडवाइज यूज फॉर दिस केस, हर एक केस के लिए नहीं, बिकॉज मेरा ना एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है, तो मैंने उसमें डिराइव किया हुआ है। आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड में 4 का सेटिंग लगाना है, 3 का नहीं लगाना है। क्या लगाना है? 4 का लगाना है। समझ गया? इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, चूंकि कॉन्फ्लुएंस आता है, दूसरी चीजों का भी कॉन्फ्लुएंस है वहां पे, ठीक है। समझा ये चीज? अब हम जाते हैं मूविंग एवरेजेस पे। ये मूविंग एवरेजेस क्या है? ब्लैक वाला है, वो है, चेक कर लेते हैं एक बार हम फटाफट। यस, ब्लैक वाला है 20 और रेड वाला है 50। यहां पे क्या हो रहा है? प्राइस दोनों के ऊपर है। ब्लैक वाला इज अबाउट टू इंटरसेक्ट द रेड वाला, मतलब छोटा वाला मूविंग एवरेज जो है बड़े वाले मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करके ऊपर जाने वाला है। स्लोप आप देखो, ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है, रेड वाला भी अभी नहीं, थोड़ा सा लैगिंग हुआ क्योंकि लंबा टाइम ये है मूविंग एवरेज, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी बाद में ऊपर जाएगा। समझना, जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी माइंडसेट से अभी मत सोचना इसको, ठीक है। सो ये मेरा क्या कहते हैं, अजम्पशन है, ठीक है। और यहां पे हमारा स्टॉप क्या रहेगा? सिंपल, इट इज 184.62 184.62 on a weekly time frame on the closing basis. Suppose someone is doing a swing trade, मैं तो करता नहीं हूँ swing trade, तो 224 on the weekly closing basis। समझ गया?
सो ये टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू था इसका, जहां में मुझे एक हिंट मिल रहा है कि शायद यहां पे बन गया बॉटम, मतलब ये कचरा से अब ये मीडियोकर ये कचरा आदमी था, अब ये एक मीडियोकर आदमी बनने जा रहा है। और अब हम समझेंगे बिजनेस क्या इसको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। चलो इसका हम पीपीटी फटाफट देखते हैं। यस, मैंने आपको जब स्टार्ट करा था तो क्या बोला था, इस कंपनी का फाइनेंशियल 19 में जो रिटर्न ऑन इक्विटी था 29 और फाइनेंशियल 26 जो पास किया वहां था -29। तो आप समझ सकते हो कितना इसने समर सॉल्ट करा होगा फाइनेंशियल्स में। देखो, एक समय इस कंपनी का जो लोन बुक था वो था आपको 12 से 13 हजार करोड़ का। आज की डेट में कितना है लोन बुक? इट इज अप्रॉक्स स्लाइट लोअर देन 5,000 करोड़। इसका लोन बुक है 4887 इन Q1 FY27। कितना ग्रोथ कर रहा है? ये ग्रोथ कर रहा है 11% Q1Q बेसिस पे। मतलब आप जब Q1 FY27 को कंपैरिजन करोगे Q4 FY26 से। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि Q4 FY26 से इस कंपनी ने AUM में सीक्वेंशियली ग्रो करना शुरू किया है, नहीं तो उससे पहले के 8 क्वार्टर्स में अगर आप सीक्वेंशियली देखो देयर वाज नो ग्रोथ, या तो स्टैग्नेंट रह रहा था या मार्जिनली डिप ही रह रहा था, विच इज अ गुड थिंग। मतलब ये दूसरा क्वार्टर है जहां पे AUM में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक, अभी नॉर्मली क्या हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूं माइक्रो फाइनेंस में क्या कांड हुआ था ना, मैं बता रहा हूं एंड आई विल नॉट ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों को ना जो गरीब थे उनको बहुत सारा पैसा मिला। अभी उसमें गार्डरेल था नहीं। गार्डरेल पहले क्या हुआ, गार्डरेल क्या हुआ कि जो इनका SRO है माइक्रो फाइनेंस का, उसने बहुत सारे गार्डरेल लाए हैं कुछ दिन पहले। अभी गार्डरेल 2.0 आया हुआ है, उस समय था नहीं, तो लोगों को ना 6 जगह 7 जगह 8 जगह से लोन मिल गया। अभी भाई सोचो, मतलब बहुत गरीब आदमी, उसको बहुत पैसा मिल जाए तो उसने ले तो लिया बट उसने उसको लगाया नहीं। अभी चूंकि जो भी लोन इन लोगों ने लिया वो सबका 24, 25, 30% पे था, तो आप उसको लगाओगे नहीं, आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, आपको लोन तो लौटाना ही पड़ेगा। तो बहुत जगह ना क्या हुआ, बहुत सारा लोन इनका डूब गया। प्लस कर्नाटका या कुछ स्टेट में ना ये पॉलिटिकल इशू भी पड़ा, जैसे इलेक्शन के कारण पॉलिटिकल इशू भी पड़ा। कई कई लोगों ने र्यूमर फैला दिया कि गवर्नमेंट सारे लोन माफ कर देगी, लोगों ने डेलिबरेटली पैसा नहीं पे करा। तो इन सब चीज की ना मार सब पे पड़ी थी, चाहे वो फ्यूजन हो, चाहे आप इस कंपनी को देखो, मुथूट को देखो, सब की एक तरीके से पिटाई हुई। उसके बाद क्या हुआ ना, अभी आया है 2.0। इन्होंने SRO जो इनकी बॉडी इन्होंने बताया हुआ है, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। सबसे पहले चीज है कि एक फैमिली को आप 3 से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दोगे। दूसरा, जो इंडेप्टनेस है वो 2 लाख रुपए ग्रॉस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर लेने जा रहा हूं माइक्रो फाइनेंस का लोन तो मैं 3 लोन से ज्यादा लूंगा नहीं। दूसरा, मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा ग्रॉस एक्सपोजर नहीं हो सकता है। सपोज मैंने अगर दो बैंक से अगर ले लिया है और मेरा एक्सपोजर 2 लाख हो गया तो मैं तीसरा नहीं ले पाऊंगा। और तीसरी चीज है ना, तीसरा है कि अगर मैं स्पंदना से अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूजन के लिए मैं 90+ बकेट में हूं, मैं उनका NP कस्टमर नहीं हो सकता, तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। 3 गार्डरेल्स है। स्पंदना ने क्या कर रहा है, स्पंदना ने इसमें भी अपना गार्डरेल लगाया टू इंप्रूव फर्दर द असेट क्वालिटी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कस्टमर को सोर्स करेंगे जो हमारा यूनिक कस्टमर हो। तो एज ऑन डेट अगर देखोगे तो इनका जो टोटल लोन बुक है उसमें अप्रॉक्स 35% कस्टमर ऐसा है जो यूनिक कस्टमर है आप अपने स्पंदना का। और यही स्ट्रेटजी आप देखो तो फ्यूजन भी अपना रहा है। ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने बोला कि हमारा जो ये कस्टमर रहेगा, ठीक है, अगर वो लोन अप्लाई कर रहा है तो वो किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर का 30+ बकेट में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उसको पिछले महीने की 30 तारीख को अगर उसने लोन नहीं लौटाया है फ्यूजन का, ठीक है, तो उसका जो टोटल DPD है वो 30 डेज से अगर ज्यादा हो गया कॉम्पिटिटर के लिए भी तो हम उसको लोन नहीं देंगे। इन लोगों ने अपना एक्स्ट्रा गार्डरेल ओवर एंड अबव जो एग्जिस्टिंग SRO है उसके ऊपर लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो तगड़ा बन गया है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अभी आप देखो कंपनी ने क्या बताया। कंपनी ने बोला कि हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है एक्स बकेट वो कितना है, वो है 99.5, विच इज वेरी गुड। प्लस इन्होंने 51 करोड़ रिकवर करा है इन Q1 FY27। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कंपनी ने बोला कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए पूरा वो मैक्सिमम 3 से 4% रहेगा। उसमें उन्होंने बोला कि नेट क्रेडिट कॉस्ट हमारा 0 होगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि इनका एक अच्छा खासा चंक ना 90+ में जो पड़ा हुआ है उसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतनी रिकवरी करेंगे कि जो हमारा अभी होगा, जो हमारा अभी क्रेडिट कॉस्ट आएगा उसको हम उससे ओवरकम कर लेंगे। तो हमारा जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो 0 रहेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको सिर्फ ओपेक्स मतलब आपका पूरा ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर है वही जाएगा आपका, आपको प्रोविजन तो आपको करनी नहीं पड़ेगी फॉर द बैड लोन्स। समझ रहे हो आप?
जैसे मैंने बताया 11% से इनका AUM ग्रो कर रहा है। द कंपनी हैज द एस्पिरेशन कि बाई FY27 हम अपना लोन बुक को ग्रो कर लेंगे अप्रॉक्स 6,000 करोड़ का, और बाई फाइनेंशियल ईयर 28 हम इसको ले जाएंगे 9 to 10,000 करोड़। अप्रॉक्स इनको 40% का रन रेट से एक कंपनी ग्रो करने का सोच रही है। अभी जो इनका लोन बुक है ना, उसमें 90% JLG लोन बुक है, ठीक है। कंपनी धीरे धीरे इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करे थ्रू द इंडिविजुअल लोन एंड द माइक्रो लैब। अभी इनका माइक्रो लैब का इनका ही पोर्शन है, लेकिन वो बहुत छोटा है, 1 से 2% का है। और जो इंडिविजुअल लोन है ना, वो कंपनी क्या करने वाली है, सेम का सेम जो फ्यूजन एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस या क्रेडिट स्विस का मॉडल है। वहां पे क्या होगा कि जो बंदा या बंदी JLG लोन जिन्होंने लिया था, जो जिन्होंने इनका वनीला प्रोडक्ट लिया था, उससे जो ग्रेजुएट होगा ना, उसको ये इंडिविजुअल लोन देंगे। जो इंडिविजुअल लोन है ना, उसमें अमाउंट अप टू 4 लाख तक का हो सकता है, और 10 ईयर 3 से 4 साल तक का हो सकता है, ठीक है। जो रेट है इनका, जो कॉमन जो मतलब यील्ड है ना पोर्टफोलियो का, वो 22 से 24% का है। तो कंपनी वही बोल रही है कि जून से हम इस पे फोकस करने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने, आप देखोगे तो इनका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है, बिकॉज इन्होंने अपने LOS को इंप्रूव करा हुआ है, ठीक। अभी यस, आप देखो इनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी कितना है, 99.5%, और एक्स बकेट टू SMA 0, मतलब वो सारा लोन जो पिछले महीने तक सही था, उसमें से क्या जा रहा है, SMA 0 में जा रहा है। मतलब 0 से 30 डेज के बकेट में कितना आ रहा है, दैट इज 0.4, विच इज वेरी गुड। मतलब जो नया लोन, अच्छा लोन है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह आप पार 30 का फिगर देखो, पार 30 जून में था 13.4% का, और अभी हो गया है 4.4% का, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैंने दिखाया टेक्निकल्स। अभी आपको अलाइनमेंट आ रहा है ये PPT देख के, कंपनी वहां भी बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और यहां भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी देखो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना था इनका, Q4 FY26 का, वो था 13.2, और इस बार हो गया 12.8। मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी धीरे धीरे घटते जा रहा है, जिससे कारण हम देखेंगे कि इनका निम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी एक्सपैंड करेगा। वो फिगर्स पे हम आएंगे, ये ऐसा क्यों हुआ। देखो क्या होता है, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका 500 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर आया 25, उसमें हुआ इनको 1000 करोड़ का लॉस, फिर 26 में इनको 600-700 करोड़ का लॉस है, ठीक है, जो अभी गया हुआ है। बट सीक्वेंशियली कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू किया। अब जब जैसे ही प्रॉफिट आएगा ना, तो रेटिंग एजेंसीज का जो होता है, आपकी रेटिंग इंप्रूव करती हैं। अभी चूंकि रेटिंग इंप्रूव होगा, तो जब अपने लेंडर्स के पास जाओगे, लेंडर्स कौन, मोस्टली बैंक्स हुए, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर NCTs हो गया, वो आपको ना अब सस्ता देंगे, क्योंकि तुम्हारा जो क्रेडिट वर्दनेस है ना, वो इंप्रूव कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग दोनों में एक अच्छा खासा डिप है। देख रहे हो आप, 13.2 से 12.8 क्वार्टर में आ जाना, मतलब एक जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा। BPS में दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। यस, अभी हम आते हैं इस, देखो ये सारी की सारी कहानी यहां पे रहेगी। अभी आप देखो AUM में हम सीक्वेंशियली कंपैरिजन करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर फाइनेंशियल देख रहे हो ना कोई भी मॉडल, तो आपको देखना है सीक्वेंशियली, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 39%। अब आप देखो ग्रॉस NPA कितना है, Q1 FY27 का है 3.6, इससे पहले था 3.8, उससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.2 था। जो नेट NPA है वो है 0.68 इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर में था 0.7, उससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1% का था। तो 3 क्वार्टर हम देखे जा रहे हैं कि ये सीक्वेंशियली इंप्रूव करा जा रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट द कलेक्शन एफिशिएंसी। अब आ जाओ यहां पे, अब यील्ड देखो, आप यील्ड क्या है, Q1 FY27 का यील्ड है 24.6%, और इससे पिछले क्वार्टर कितना था 22.8%। एक अच्छा खासा आपको जंप दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अप्रैल में ना अपने जो लोन्स है उसका रेट बढ़ाया था, ठीक है। सेकेंडली यील्ड बढ़ा, बट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गया। इससे कारण क्या होगा, आपका निम में इंप्रूवमेंट कैसा आएगा, पिछले क्वार्टर में था 9.9%, इस क्वार्टर में कितना है 12.5%। मतलब 253 बेसिस पॉइंट का साला सीक्वेंशियली जंप आ गया है, समझ रहे हैं। और देखो कॉस्ट टू इनकम है ना, आपको इस
क्वार्टर में 79.5, पिछले क्वार्टर में 80.5 था, ठीक है ना, परसेंट वाइज तो आपको स्लाइड दिखेगा। बट आप समझना, जो भी ये Q1 क्वार्टर रहता है ना, यहाँ पे बोनस देना पड़ता है। इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर सैलरीड, यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि जैसे ही फाइनेंशियल खत्म होता है तो नेक्स्ट जो क्वार्टर होता है ना अगले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें सारा का सारा अप्रेजल होता है। अप्रेजल के बाद आपको 1 महीने की सैलरी का जो बैकलॉग होता है प्लस आपको बोनस देना पड़ता है, ठीक है ना। इसी कारण मोस्ट ऑफ द कंपनी, मैं फाइनेंशियल की बात नहीं करूँ, आपको जो कॉस्ट टू इनकम होता है ना थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है इन Q1, ठीक है। ROA देखो 1.1 का है, पिछले क्वार्टर में कितना था 0.5। अभी कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी बोल रही है कि हम बाई फाइनेंशियल 27 ही एट द लास्ट हम इसको 3% तक लेके जाएंगे, विच इज वेरी गुड। अभी कहानी को अंत करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, प्राइस को देखा, प्राइस में बेस बन रहा है और क्या उसको कंपनी का फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। बी द लोन बुक का ग्रोथ, बी द डिसबर्समेंट, बी द एसेट क्वालिटी, बी द कलेक्शन एफिशिएंसी, बी द ROA का फिगर, बी द ROE का फिगर, बी द यील्ड का एक्सपेंशन, सब कुछ तो है ना। बस हमको इस बिजनेस को भी ट्रैक करना है। मुझे स्मेल आ रहा है कि इस कंपनी में, ठीक है, अगर हम अपने दिमाग को हटा के अगर सिस्टम वाइज इसमें हम एंट्री करेंगे ना एज पर द टेक्निकल और बिजनेस को ट्रैक करते जाएंगे, सो देयर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। बाय, टेक केयर।